हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, दिस वीडियो इज एन एबीसी एनालिसिस फॉर योर सिक्योरिटी लॉज पेपर जो आप कल देने जा रहे हो। सो बिफोर गोइंग टू योर एग्जाम आपको ये पता होना चाहिए कि पेपर में किस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको कौन से चैप्टर पर ज़्यादा वेटेज देना चाहिए। बिकॉज ये जो आज का दिन है इसको बहुत ऑप्टिमम वे में आपने यूज़ करना है। ऑल्दो आई नो कि आप लोग ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स अच्छे से कर चुके हो, फिर भी अगर हमें लास्ट डे अगर ये प्लान करना हो कि कौन से चैप्टर्स को मैं थोड़ा और टाइम दूं, तो उसके लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत रेलेवेंट होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले ना वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमारा जो ये पेपर है उसका पैटर्न क्या है, राइट। तो पहले तो मैं आपको बताता हूं कि आपके पास एग्जाम में टोटल 6 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे बेटा। ठीक है, टोटल 6 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसमें जो आपका फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन होगा, ठीक है, दैट विल बी फ्रॉम पार्ट ए। पार्ट ए मतलब हो गया आपका कैपिटल मार्केट से आपका पहले 2 क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है जी, दोनों क्वेश्चंस की वेटेज 20 मार्क्स ईच होने वाली है। लेकिन यहां पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक इंटरनल चॉइस मिलेगी विद 2A। इसका मतलब आप 2 और 2A दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हो, आपके पास चॉइस होगा। सो यू कैन रीड बोथ द क्वेश्चंस एंड देन डिसाइड कि आपको कौन सा वाला क्वेश्चन ज्यादा बेहतर आपको आता है, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन चूज। तो ये 40 नंबर का जो पेपर है ना आपका पार्ट ए में, उसमें 2 क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2 के साथ एक इंटरनल चॉइस मिलेगी आपको 2A। एक इसमें ना इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि अभी तक का जो पास्ट पैटर्न देखा गया है उसमें ये कि जो पहला क्वेश्चन है ना, इसके 2 पार्ट्स होते हैं 10-10 मार्क्स के। एंड मोस्ट प्रोबेबली यहां पर आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है सर? सर इसमें ना वो आपको एक कंपनी के बारे में पहले पूरी डिटेल दे देगा, फिर उससे रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चंस पूछ लेगा, 2 मार्क्स ईच। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस जब भी पूछा जाता है ना, तो आपको जो भी कंपनी के बारे में डिटेल दिया गया आपको पहले उसको थॉरली समझना है। देन ट्राई टू रिलेट कि ये कौन से चैप्टर को बिलोंग करेगी, एंड देन अकॉर्डिंगली आपको उन चैप्टर्स के प्रोविजन को माइंड में रखते हुए क्या उन केस स्टडीज के बेस्ड क्वेश्चंस को आंसर देना है। ठीक है ना, तो ये बहुत केयरफुली आपने पढ़ना होता है, बिकॉज जो भी केस स्टडी आएगी वो डेफिनेटली किसी ना किसी चैप्टर के ऊपर बेस्ड होती है। ठीक है, तो ओल्ड सिलेबस जब हुआ करता था तो यहाँ पर ऐसा भी था कि स्कोर्स के ऊपर भी 10 मार्क्स की एक पूरी केस स्टडी बनकर आ गई थी। ठीक है ना, और स्कोर्स की एक 30 मिनट की वीडियो मैंने ऑलरेडी आपको शेयर करी हुई है, तो वो जरूर देख के जाइएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, छोटा टॉपिक कई बार उसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बिकॉज छोटा टॉपिक कई बार ना बच्चा इसको इग्नोर कर देता है, और आईसीएसआई को मालूम है कि आप ऐसा करते हो। जैसे इनफॉर्मल गाइडेंस, सेबी इनफॉर्मल गाइडेंस बच्चा पढ़ के नहीं जाता, और उसी में से कई बार 5 नंबर 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है ना। और कई बार हम किसी चैप्टर को बहुत ज़्यादा पढ़ रहे होते हैं और उसमें से आपको सिर्फ 5 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये ट्विस्ट आईसीएसआई टाइम टू टाइम करता रहता है। तो इसीलिए कोई छोटा बड़ा चैप्टर को इस तरीके से मत करिएगा कि मुझे ये छोड़ना है ये पकड़ना है। देखो, कोशिश सबने यही करनी है कि सारे के सारे चैप्टर्स को आपने पढ़कर जरूर जाना है। ठीक है, चाहे अगर आपको लग रहा हो टाइम कम है तो कुछ चैप्टर्स को आप थोड़ा सा ऊपर से ओवरव्यू कर लीजिएगा, बट कोशिश यही करनी है कि सबने करके जाना है। हाँ, अगर आपने कोई चैप्टर अभी तक पढ़ा ही नहीं है तो डेफिनेटली उसको अब मत पढ़िएगा, बिकॉज देर इज नो सच टाइम कि अब यहाँ पे कुछ नया ऐड करना है। बिकॉज बहुत कुछ आपने करा हुआ है, उसी को रिवाइज करिए। जो नहीं करा उसको अब इग्नोर कर दीजिए, उसको आप बिल्कुल भी छुएंगे नहीं, राइट। चलिए, तो अब हमारे पास जो आगे के जो 4 क्वेश्चन है ना, वो 15-15 नंबर्स के आएंगे। दैट विल बी फ्रॉम सिक्योरिटी मार्केट से या सिक्योरिटी लॉ से। तो जैसे कैपिटल मार्केट सिक्योरिटी लॉस का पेपर है, तो कैपिटल मार्केट के पहले 2 क्वेश्चन होंगे, सिक्योरिटी लॉस के जो है वो लास्ट के 4 क्वेश्चन होंगे, 15 मार्क्स ईच। इसमें भी जो आपका छठा क्वेश्चन होगा ना बेटा, उसके साथ आपको एक 6A के साथ आपको चॉइस देखने को मिल जाएगी।
ठीक है। अब मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, जो क्वेश्चन नंबर 5 होता है ना, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है। इसका मतलब आपके प्रैक्टिकल वाला पार्ट अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपका पर 5वां क्वेश्चन जो है ना वो मोस्ट प्रोबेबली प्रैक्टिकल क्वेश्चन बेस्ड होगा। ठीक है, तो उसके अंदर बायबैक का क्वेश्चन, या फिर हो सकता है टेक ओवर का क्वेश्चन, डीलिस्टिंग का क्वेश्चन, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड क्वेश्चन, ये कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। ये मैं जो भी बता रहा हूँ दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट, जो अभी तक आईसीएसआई ने अभी तक पेपर सेटर ने जो भी ट्रेंड बनाया है उसके बेसिस पर हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है जी। तो कुल मिलाकर हमारे पास 6 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 फ्रॉम कैपिटल मार्केट। 1 जो होगा मोस्ट प्रोबेबली केस बेस्ड होगा, और जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा उसमें आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी 2 वे दोनों 20-20 मार्क्स के होंगे। देन अनदर 4 क्वेश्चंस 15-15 नंबर में आपसे पूछे जाएंगे। तो वो इस तरीके का आपको रहने वाला है। अब सवाल यहाँ पर ये है कि सर एक बात बताओ, ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन अगर हमें एबीसी एनालिसिस के अकॉर्डिंगली ये देखना हो कि कौन से चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी ए में आएंगे, बी में आएंगे, सी में आएंगे, तो ये कैसे डिसाइड होगा? तो मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। व्हेन आई से कैटेगरी ए का मतलब होता है कुछ ऐसे चैप्टर जिनको करना हमारे लिए बहुत रेलेवेंट होगा और जिनको करने से हमारा वेटेज ज़्यादा बनेगा। तो मैं आपको बता दूं कि 3 चैप्टर अभी तक अगर मैं पास्ट ट्रैक देखता हूं आईसीएसआई का, तो ये 3 चैप्टर, वन इज आईसीडीआर, एलओडीआर एंड सेकेंडरी मार्केट, ये 3 चैप्टर जो है ना अगर हम मिला देना तो इसकी वेटेज अभी तक 40 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली पेपर में आ चुकी है। तो आपको ये 3 चैप्टर्स कौन कौन से, आईसीडीआर, एलओडीआर और सेकेंडरी मार्केट को फर्स्ट प्रायोरिटी पे लेके चलना है। तो अगर मैं आपकी जगह पे होता तो मैं सबसे पहला काम क्या करता, इन 3 चैप्टर्स को पहले अच्छे से कंफर्म करता, बिकॉज मुझे मालूम है ये आपने अच्छे से करे हुए हैं। ठीक है, देखो कोई भी चैप्टर सिर्फ आप गूगल पे लिख देना आईसीडीआर बाय सी अरुण सेतिया, एलओडीआर बाय सी अरुण सेतिया, सेकेंडरी मार्केट, आपको सारे चैप्टर्स वहां पे मिल जाएंगे। ऑल्दो मुझे लगता है वो अब आपने देख लिए होंगे, तो अब आपको वैसे खुद से सेल्फी करना चाहिए। एनीवेज अगर आपने नहीं भी देखे तो आपके पास ये सारे चैप्टर्स वहां पे अवेलेबल हैं। तो ये सारे चैप्टर्स का टोटल वेटेज 3 चैप्टर, सिर्फ 3 चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं, 40 मार्क्स अप्रोक्स मैंने कहा अभी तक देखा गया है, ऐसा हुआ है पास्ट में। देन हमारे कैटेगरी बी में ये सारे चैप्टर आ जाते हैं। टेक ओवर हो गया, स्टैट थोड़ा सा मेरे को इंपॉर्टेंट लगता है, ये जो अपीलेट ट्रिब्यूनल वाला पार्ट है, बिकॉज ये सेबी एक्ट के अंदर भी आता है और एससीआरए में भी आता है, तो ये जरूर करके जाइएगा। देन इज योर डिपॉजिटरी एक्ट, सेबी एक्ट, एससीआरए, डीलिस्टिंग, बायबैक, म्यूचुअल फंड डेरिवेटिव्स, ये सारा का सारा जो है इसको हम 40 मार्क्स में देखने को मिलेगा। और बेटा ये कुछ चैप्टर्स हैं जिनको हम लोग कैटेगरी सी में डालते हैं 20 नंबर में, जो कि प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, आईएफएससीए, देन स्कोर्स, एनसीएस, सीआईएस, इनफॉर्मल गाइडेंस, ये कुछ चैप्टर्स हैं जिनको हम कैटेगरी सी में डालते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कई बार ना कैटेगरी सी ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये सारे चैप्टर आपको मालूम है कंपैरेटिवली छोटे चैप्टर्स हैं, और कई बार बच्चा इसको छोड़ के चला जाता है और आईसीएसआई यहीं पे ट्विस्ट घुमा देता है, और इसी में से कई बार वेटेज जो है वो बढ़ा भी सकता है। जैसे कि मैंने कहा कि स्कोर्स के ऊपर भी, सिर्फ स्कोर्स के ऊपर 10 नंबर का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ गया था। तो इनको आप इग्नोर मत करिएगा। ठीक है, इन सबकी वीडियोस 40-40 मिनट की, 50-50 मिनट की ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप उनको देख लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं करा है तो। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको अपना पहले तो प्लान बनाना है, राइट। पैनिक बिल्कुल मत करना, बिकॉज ये कभी भी पेपर 1 डे स्टडी बेस्ड नहीं होता है। हमने 6 महीने पढ़ा है इस पेपर को, आप समझ रहे हैं। अब कई बच्चे क्या कहते हैं, सर एक दिन में इतना कैसे करेंगे? सर ऐसा नहीं होता, आप 6 महीने पढ़ चुके हो। एक दिन इज नॉट फॉर कंप्लीशन ऑफ सिलेबस। जो एक दिन मिलता है दैट इज जस्ट पन्ना पलटने के लिए, फटाफट से पेज पलटने हैं, या जो आपने समरी नोट्स बनाए होंगे, जो आपने प्रिसाइज नोट्स अपने हाथ से बनाए होंगे, या जो मैंने आपको शेयर करे होंगे, वहां से आपको अपने चैप्टर्स को वाइंड अप करना है, ना कि आपको अब पूरी की पूरी किताबें पढ़नी है। ठीक है ना, तो ये रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना है, एंड देन अकॉर्डिंगली इसको करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल पैनिक नहीं करना। चलो अब चलते हैं बेटा आगे। सर इसके बाद ना मैं वैसे आपको एक चीज बताऊं कि जब आप ये 3 चैप्टर कर लोगे ना तो आप सीधे ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन, मुझे मालूम है बहुत सारे बच्चों का मेरे पास फीडबैक आया
कि सर हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन की क्लास 3 बार देख ली है, तो बेटा मैं आपको बताऊं, अगर आपने ऐसा कर लिया ना तो ऑलमोस्ट आपका टेक ओवर, बायबैक, डी लिस्टिंग, ये सारे चैप्टर्स जो हैं ये ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल से काफी हद तक कवर हो जाते हैं। डी लिस्टिंग पता नहीं क्यों मुझे इस बार लग रहा है कि इसमें से अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा हैं, बिकॉज अभी अभी मैंने रिसेंटली आपको 1 घंटे की अमेंडमेंट वीडियो अपलोड करी थी, नहीं देखी जरूर देख के जाना, ठीक है। उसमें ना डी लिस्टिंग की काफ़ी सारी अमेंडमेंट, आपको मालूम होगा फिक्स्ड डी लिस्टिंग प्राइस मेथड एक नया आ गया है और उसकी वजह से काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। तो ये मुझे पता नहीं लगता है कि डी लिस्टिंग से अगर क्वेश्चन बनेगा, देखो आई एम नॉट श्योर, है ना, बट मुझे लगता है कि आईसीएसआई को डी लिस्टिंग में अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछना चाहिए। एनीवेज, फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास ये तीनों एक्ट, ठीक है। आईसीडीआर में ये कुछ रेगुलेशंस हैं जिनको आप किसी भी कीमत पे छोड़ नहीं सकते, ठीक है। ये सारी की सारी जो रेगुलेशंस है, फास्ट ट्रैक इशू, जीएसओ, प्राइसिंग, फिर उसके बाद प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, एलिजिबिलिटी, नॉन एलिजिबिलिटी, तो ये सारे जरूर करके जाना। एलओडीआर के अंदर भाई साहब, क्योंकि बच्चों को ना एलओडीआर 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 बच्चे बोलते रहते हैं, सबको मालूम है कि एलओडीआर बहुत स्ट्रेट चैप्टर है, अच्छे से पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रखना कुछ रेगुलेशंस एलओडीआर के अंदर आपको जरूर करके जानी है, ठीक है ना, जरूर करके जानी है, ठीक है। ये कुछ रेगुलेशंस हैं जो आपको जरूर 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 करके जानी है। 17 तो आपको मालूम है पेपर में डायरेक्टर और डायरेक्टरशिप्स को लेकर बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना, तो वो आपने अच्छे से पढ़कर जाना है। एक कई ग्रुप्स के अंदर ना मैं देख रहा था मटीरियल सब्सिडरी कंपनी को लेकर कंफ्यूजन चल रहा था, तो लेट मी फर्स्ट क्लियर यू कि जब भी मटीरियल सब्सिडरी का क्वेश्चन आएगा, अगर आपको सीधा डेफिनेशन पूछी जा रही है, डिफाइन करो मटेरियल सब्सिडरी, तो आप रेगुलेशन 15 रेफर करने जा रहे हो, ठीक है ना, 16, सॉरी माई मिस्टेक, 16 रेगुलेशन ऑफ एलओडीआर को आप रेफर करोगे फॉर डेफिनेशन। और वहां पर जब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं ना, तो हमेशा याद रखना कि डेफिनेशन के अंदर आपको 10% ही मेंशन करना है, पहली बात। अच्छा, कई ना जगह पे कई ग्रुप्स में मैं देख रहा था, ये भी एक कंफ्यूजन हो रही थी कि यहाँ पे इनकम है या टर्नओवर। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे ना टर्नओवर जो है ना वो हो चुका है, लेकिन वो 31 दिसंबर 2024 से एप्लीकेबल है, लेकिन हमारे कोर्स में अमेंडमेंट सिर्फ 30 नवंबर तक आती है, तो आपको इनकम ही लिखना है बेटा, तो आपको टर्नओवर नहीं लिखना, ठीक है ना। तो अगर कहीं पर आपको टर्नओवर दिखा हुआ नजर आ जाए तो आपने इनकम ही लिखना है, और आपके जितने भी आपको नोट्स दिए गए हैं उसमें इनकम ही लिखा हुआ है, ठीक है। इनकम टर्नओवर हो चुका है, लेकिन वो डेट जो है ना वो आप पे एप्लीकेबल नहीं हो रही, तो इसीलिए अभी भी हम क्या वर्ड यूज करेंगे, इनकम यूज करेंगे, और डेफिनेशन में 10% वर्ड ही यूज करना है। क्या सबको क्लियर है? ठीक है। दूसरा, लेकिन जैसे ही हम रेगुलेशन 24 में जाते हैं, वहां पर मटेरियल सब्सिडरी की डेफिनेशन जब आप वहां पे रेफरेंस देंगे ना, तो वहां पे 10 के बजाय 20% कर देना बस, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से मटेरियल सब्सिडरी की अगर आप आइसोलेटेड डेफिनेशन पढ़ोगे तो 10%, लेकिन अगर आप इसको रेफरेंस के साथ पढ़ोगे विद रेगुलेशन 24, तो वहां पर इसको 20% बोलेंगे आप, 10 नहीं बोलना। आई होप क्लियर टू एवरीवन। ये कुछ कंफ्यूजन थी, इसलिए मैं इसको क्लियर करना चाह रहा था, ठीक है। और दूसरा यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है रेगुलेशन 15(2). रेगुलेशन 15(2) इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज मैं आपको बताता हूं क्या हुआ था। सबको मालूम है कि रेगुलेशन 17 ऑनवर्ड जब हम देखते हैं ना, तो ये सारी की सारी रेगुलेशन जो है ना वो रिलेटेड टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस होती है ना। और अगर आपको मालूम हो तो ये सारी रेगुलेशंस रिलेटेड टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस एप्लीकेबल नहीं होती है इन दो लोगों पर। सो बहुत बार एक ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि मान लो मैं आपको एक कंपनी दे दूंगा, आपको पूरी एक केस स्टडी बना के दे दूंगा, और मैं आपसे ये पूछूंगा कि बताओ क्या इसके ऊपर रेगुलेशन 17, 17A, 18, 19, 20, 21, ये सारी रेगुलेशंस जो कि रिलेटेड टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, ये एप्लीकेबल है या नहीं है। तो बेटा जी, अगर एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशन पे क्वेश्चन आ गया, तो याद रखना आपको रेगुलेशन 15(2) पेपर में बहुत बार आया हुआ है, पिछला स्कैनर खोल के देखिएगा तो यू विल फाइंड दिस क्वेश्चन नंबर ऑफ टाइम्स। तो आपको यहां पर बस लिखना क्या है, दो बातें आपको याद रखनी है। पहला कि आपको यह पता होना चाहिए कि इन दो लोगों पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिलेटेड रेगुलेशंस नॉट एप्लीकेबल। अब ये दो कौन कौन सी एंटिटीज हैं? पहला, लिस्टेड एंटिटी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल
अप टू 10 करोड़ है, यानी कि वो 10 करोड़ एक्सीड ना करे, एंड जिसका नेटवर्थ अप टू 25 करोड़ है। तो अगर आप एक लिस्टेड एंटिटी है जिसका शेयर कैपिटल इज नॉट एक्सीडिंग 10 करोड़, जिसकी नेटवर्थ इज नॉट एक्सीडिंग 25 करोड़, तो दोस्तों आपके ऊपर कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रोविजंस नहीं लगेंगे, ये ध्यान रखना। तो फिर वहां पर जब हम बोलते हैं कि एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का कितना मिक्सचर होना चाहिए, है ना, टॉप 1000 कंपनीज के अंदर कितने नंबर ऑफ मिनिमम डायरेक्टर्स होने चाहिए, तो आपने वो सारा पढ़ा था। वो सारी रेगुलेशंस आपको नहीं लगानी अगर वो लिस्टेड एंटिटी की पेड अप कैपिटल जो है इट इज नॉट एक्सीडिंग 10 करोड़ एंड नेटवर्थ इज नॉट एक्सीडिंग 25 करोड़ ऑन द लास्ट डेट ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज मैं बताता हूं क्या है। मान लो कि आप एक लिस्टेड एंटिटी हो जिसपे ये प्रोविजन एप्लीकेबल था, तो आप पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाले रेगुलेशंस नहीं लगेंगे। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि ये लिमिट ब्रीच हो जाती है, तो लॉ कहता है कि 6 महीने के अंदर, जिस दिन ऐसा होगा वहां से 6 महीने के अंदर आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आपको सारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंप्लायंसेस को लगाना पड़ेगा। तो आपको 6 महीने का समय मिल जाएगा। अच्छा, मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि मेरे पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस लग गया है, लेकिन बाद में अगर ये रिड्यूस हो जाती है, मान लो मेरी शेयर कैपिटल मान लो 10 करोड़ से एक्सीड कर रही है, नेटवर्थ 25 करोड़ से एक्सीड कर रही है, तो मुझ पर ऑलरेडी ये सब कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाली रेगुलेशन कंप्लायंस वाली लग जाएंगी। अज्यूम करो कि वो नीचे चली जाती है, यानी कि ये लिमिट्स इसी लिमिट्स में वापस आ जाती हैं, तो क्या मेरे को इमीडिएटली वो कंप्लायंस से फ्रीडम मिलेगी? आंसर इज नो। लॉ कहता है लगातार 3 फाइनेंशियल ईयर्स तक अगर आपकी शेयर कैपिटल और नेटवर्थ इस लिमिट में रहती है तो हम आपको रिलैक्सेशन दे देंगे फ्रॉम द कंप्लायंसेस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अच्छा सर, आप आराम आराम से देखो क्या कह रहा हूं मैं। 15(2) कहता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड जितनी भी कंप्लायंसेस हैं जो गिवन है 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24, 25, 26, 23, या फिर 46(2) के अंदर जो भी क्लॉज B2 आई, जितने भी इस तरह के प्रोविजंस थे, ये नहीं लगेंगे अगर आप एक लिस्टेड एंटिटी हो जिसकी शेयर कैपिटल इज नॉट एक्सीडिंग 10 करोड़ एंड नेटवर्थ इज नॉट एक्सीडिंग 25 करोड़। ठीक है, खत्म हो गया। ये कब देखना है? ड्यूरिंग द लास्ट डे ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, फिर लॉ कहता है कि भाई देखो ऐसा है, अगर बाई चांस आपकी ये लिमिट ब्रीच हो जाती है और एक्सीड कर जाती है, तो जिस दिन एक्सीड करेगी वहां से 6 महीने के अंदर आपको इंश्योर करना है कि आपको ये सारी कंप्लायंसेस पूरी करनी होंगी। ठीक है, एक पार्ट खत्म हो गया। अब मान लेते हैं कि मुझ पर ये कंप्लायंसेस लग रही थी और अचानक से ये मेरी रिड्यूस हो गई, कैपिटल रिड्यूस हो गई, नेटवर्थ रिड्यूस हो गई और वापस इस रेंज में आ जाती है, तो लॉ कहता है कि इमीडिएटली आपके ऊपर कंप्लायंसेस बंद नहीं होंगी। हम चेक करेंगे कि क्या 3 साल लगातार कंसेक्यूटिवली 3 फाइनेंशियल ईयर अगर ये कम रहती है तो फिर हम आपको रिलैक्सेशन दे देंगे। खत्म। और ऐसे ही वो लिस्टेड एंटिटी जैसा जो लिस्टेड ऑन स्पेसिफाइड सिक्योरिटी ऑन एसएमई एक्सचेंज, उस पर भी नहीं लगेगी। तो मान लो आपकी एक लिस्टेड एंटिटी है जो एसएमई एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है, तो आप पर भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंप्लायंसेस एलओडीआर वाली एप्लीकेबल नहीं होंगी, ये ध्यान रखना। तो ये रेगुलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है 15(2). ठीक है, मटेरियल सब्सिडरी में जो भी कंफ्यूजन है वो मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन का पैटर्न मैंने आपको बता दिया, एबीसी एनालिसिस मैंने आपको बता दिया, प्रैक्टिकल क्वेश्चन का 5वां क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। पहले क्वेश्चन में केस स्टडी देखने को मिलेगी, तो अपने आप को मेंटली स्ट्रांग करो। ठीक है, विश यू वेरी 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 ऑल द बेस्ट एंड आई ट्राई माई बेस्ट इफ आई कैन डू समथिंग लाइक कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मुझे लगेंगे उस पर अगर मैं 30 मिनट वीडियो बना पाया तो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगा। टिल देन गुड बाय टू एवरीवन, विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट वंस मोर। थोड़ा हंस के तो दिखा दो। यस, चलिए बहुत बढ़िया। और मुझे मालूम है कि जब जब कल आओगे आप तो बहुत अच्छी न्यूज़ के साथ आओगे कि सर पेपर वॉज फैंटास्टिक, हमने सब कुछ करा हुआ था और बहुत बढ़िया से हुआ। बाय बाय।